अपनी उन्नति के लिए पहला कदम है हमारी स्वयं की सही पहचान। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी ताकत और कमजोरियां क्या है, इन सारी चीजों की विचारशील और स्पष्ट रूप से पहचान करना आवश्यक है। साथ ही इन सारी बातों को विवेकपूर्ण स्वीकार भी आवश्यक होता है। यदि हमें स्वयं के बारे में वास्तववादी अनुभूति ना हो, तो अपने आप पर काम करना नामुमकिन हो सकता है। यदि आत्म स्वीकार हो, तो ही हमारी ताकतों को और भी मजबूत बनाने और जो बातें हमारी उन्नति में बाधा डालें, उन बातों को कम करने पर काम कर पाना हमारे लिए मुमकिन हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए स्वयं का परीक्षण और आलोचना कर पाना आवश्यक है। अपने विकास के लिए स्वयं अपने पर काम करने की ये एक मूलभूत आवश्यकता है। नमस्ते। सत्र 3 में मैं सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे सत्र का नाम है स्वयं को समझना। स्वयं, जिसे हम सबसे ज़रूरी मानते हैं, जिसके बदौलत हम हैं, हमारे विचार है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा चलना बोलना है। कितना जानते हैं हम खुद को? अगर ये सवाल पूछा जाए तो शायद हम सब लोग सोच में पड़ जाएंगे। खुद के साथ हम 24 घंटे बिताते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि कितना जानते हो इस खुद को, तो हम में से शायद ही कोई हो जो बता सके कि मैं 100% खुद को जानती हूँ। ऐसा क्यों? अगर मैं खुद से बहुत वाकिफ हूँ, अगर मैं खुद के साथ रहती हूँ, तो स्वयं की परिभाषा करना मेरे लिए कठिन क्यों होता है? ये सब मज़े की बातें हम देखेंगे आज के सत्र में, जबकि हम थोड़ी स्पष्टता लाएंगे कि स्वयं मतलब क्या, स्वयं को कैसे समझा जा सकता है और उसका हमारे रोज के जीवन में महत्व क्या है। एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। आज के दौर में हम सब लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं। आप लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी है? म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, रियल एस्टेट? सोचिए। मनोविज्ञान इसका बहुत अलग उत्तर देता है और मनोविज्ञान कहता है
सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली आज की इन्वेस्टमेंट है स्वयं, मैं खुद। जितना वक्त, जितना लर्निंग मैं खुद में डालूं, उतने ज़्यादा उसके रिटर्न्स मुझे मिलेंगे। और वो आज के ही रिटर्न्स नहीं होंगे, वो मेरे उम्र भर के रिटर्न्स होंगे। चाहे वो मेरी सेहत के बारे में हो, चाहे किसी कौशल्य के बारे में हो, भाषा में हो, कुछ करने में हो, कोई भी चीज़ ले लीजिए। आज जितना मैं खुद में इन्वेस्ट करूँगी, उतने गुना मुझे उसका रिटर्न मिलने की अपेक्षा है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमें कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन मैं खुद में जितना इन्वेस्ट करूं, मैं गारंटी ले सकती हूं कि उसके रिटर्न्स मुझे कितने मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। सो ये जो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ रहता है, हमारा शरीर, हमारा मन, उसके बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। जानकारी है, कभी स्पष्टता नहीं है। ये जो सारा मामला है उसे हम थोड़ा समझ लेंगे और आगे चलेंगे। आज हम जानेंगे स्वयं के क्या क्या हिस्से हैं। जब मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मुझे ध्यान रखना चाहिए। हम बात करेंगे आत्म छवि की, जिसमें हम कवर करेंगे सेल्फ इमेज, और हाँ, एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम आज कहते हैं बॉडी इमेज। दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट जैसे हम आगे जाएंगे हम उसका फ़र्क भी देखेंगे और उसका महत्व भी देखेंगे। उसके बाद हम स्वयं को कुछ और चीज़ों के रिलेशनशिप में देखेंगे। जैसे हमने सत्र 1 में देखा है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जब मैं अकेली होती हूँ तब मेरा स्वयं कैसे होता है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तब मैं कैसी होती हूँ, जब मैं सामाजिक घटना में काम करती हूँ तब मैं कैसी होती हूँ, और अगर मुझे कुछ लोगों के बीच छोड़ा जाए जिनको मैं जानती नहीं हूँ तब मेरा स्वयं कैसे होता है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो हर जगह एक ही रूप में रहते हैं। काफ़ी बार हमने खुद के बारे में ये देखा है कि किसी और के सामने हम अलग पेश आते हैं और अकेले में हम कुछ अलग पेश आते हैं। तो एक सामाजिक मैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और आखिरी में हम देखेंगे हमारी लैंगिक पहचान, अर्थात जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी। भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ है, हम पले बड़े हैं। काफ़ी चीज़ें हमने नोटिस की है हमारे बचपन से। अगर मैं लड़की हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे वर्तन में अपेक्षित है, कुछ चीज़ें हैं जो अगर मैं अपने वर्तन में दिखाऊं तो वो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं देती हैं। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम बड़े होते हैं, हम हमारे करियर के रोल्स चुनते हैं, हम रिश्तों में आते हैं, उस वक्त जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी कभी कभी हमें मदद भी करती है कुछ चीज़ों को बेटर हैंडल करने में, और किसी जगह वो हमें रिस्ट्रिक्शंस भी ला सकती हैं। इनमें से कौन सी चीज़ें सकारात्मक है, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे अभी ध्यान रख के खुद में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे मेरे विकास के लिए, ये हम आगे जानेंगे। आगे चलते हुए हम स्वयं को और थोड़ी गहराई में, थोड़ी डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप सब लोग अपनी नोटबुक्स खोलें और उसमें एक बड़ा सा सर्कल बनाएं। अब इस सर्कल के हमने अलग अलग हिस्से बनाने हैं। इन हिस्सों में हमें ये भरना है कि हम खुद को कैसे कैसे देखते हैं। उदाहरणार्थ, पहले हिस्से में मैं बोलूँगी कि मैं जो खुद को फिजिकली देखती हूँ, शारीरिक दृष्टि से देखती हूँ, वो मैं क्या हूँ। मैं एक लड़की हूँ, मेरी उम्र ये है, मेरा कद इतना है, मेरा वज़न इतना है। सो जिसे हम कहेंगे मेरा फिजिकल सेल्फ। तो पहला हिस्सा हम करेंगे और जिसमें हम लिखेंगे फिजिकली मेरे क्या क्या पैरामीटर्स है। जब मैं स्वयं या मैं कहती हूँ
मैं कैसी हूँ इन द फॉर्म ऑफ माई बॉडी। ये लिखने के बाद आगे का हिस्सा करते हैं। और क्या कहेंगे जब मैं कहती हूँ कि ये मैं हूँ, और क्या बता सकते हैं? इसके बाद आएगा शायद रिश्तों के मायनों में मैं जो अपने आप को देखती हूँ। मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, दोस्त हूँ, विद्यार्थी हूँ, क्या क्या हूँ। सो अब आप लिखिए कि रिश्तों के मायनों में आप खुद को क्या क्या देखते हो। तीसरा हिस्सा करेंगे हमारे मन का। मेरे विचार क्या क्या है? सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल हो सकते हैं, बट मेरा एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है मेरे विचार। फिर आती है मेरी भावनाएं। मुझे क्या क्या लगता है, मुझे कौन सी चीज़ों के बारे में प्रेम लगता है, कौन सी चीज़ों से आनंद मिलता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जब मेरे आसपास होती है मुझे चिड़चिड़ापन लगता है। ये भी मैं हूँ। ये बड़ा हिस्सा आ जाएगा मेरे विचार, मेरी भावनाएं। आगे का हिस्सा लेते हैं मेरे लक्ष्य। अच्छा, ये लक्ष्य एक तो नहीं हो सकता है, मेरे कई लक्ष्य हो सकते हैं। दिन का हो सकता है, इस हफ्ते का हो सकता है, ये साल का हो सकता है, 5 साल बाद का हो सकता है, और पूरे जीवन का लक्ष्य भी हो सकता है। ये भी मेरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि मेरे लक्ष्य क्या है, मेरे स्वप्न क्या क्या है। अगर ये लिख के हो गया हो तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि हम में गुण क्या क्या है, मुझ में क्या क्या टैलेंट्स है, मेरे गुण विशेष क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी अच्छा कर लेती हूँ, जिसकी तरफ मेरा झुकाव भी है और जो मुझे स्किल्स भी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे मुझ में दोष क्या क्या है, खामियां क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ बट मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि अंदर से ही मुझे कोई चीज़ पीछे खींच रही है। कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो मैं और हासिल करना चाहती हूँ जिस पर अभी तक मैंने वक्त नहीं दिया है या उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं। अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। मेरी शिक्षा, मैं क्या क्लास तक पढ़ी हूँ, मेरे मार्क्स कैसे आते हैं, आगे शिक्षा लेने के मेरे प्रयास में मैंने अपने लिए क्या क्या सोचा है, मेरे अचीवमेंट्स क्या क्या है, ये बात। अगला हिस्सा हम ले सकते हैं मेरे अनुभव, कुछ सकारात्मक अनुभव जिन्होंने मुझे कुछ दिया है और कुछ नकारात्मक अनुभव जिन्होंने मुझे कुछ अच्छी सीख दी है। काफ़ी सारे हिस्से बन चुके हैं हमारे सर्कल में। अब जरा गौर से अपने अपने सर्कल को देखिए। क्या आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई एक हिस्सा आपको पूरी तरह परिभाषित कर सकता है? नहीं। मेरा कद एक बात है, मेरी शिक्षा एक बात है, मेरे नाते संबंध एक है, ये सब मिलाकर मैं बनती हूँ। अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है और आपको मैं 2 मिनट देती हूँ कि और खुद के बारे में जो आपको ऐड करना हो आप ज़रूर कीजिए, ताकि आपके हिसाब से आप अपना एक कंप्लीट सर्कल यहाँ बना पाएं। अगर सबका सर्कल कंप्लीट हो चुका है तो हम आगे चलते हैं। अभी कुछ मिनट पहले हमने देखा कि हमारा कोई एक चीज़, कोई एक तत्व या इनमें से कोई एक पैरामीटर हमें पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकता है। लेकिन गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि जब हम किसी चीज़ में अच्छा काम करते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, हम स्वयं को ग्रेट मानने लगते हैं। वैसे ही इन हिस्सों में से किसी एक क्षेत्र में अगर हमें नाकामयाबी मिल जाए तो हमें लगता है हम खराब है, हम कमज़ोर है। वी टेंड टू से आई एम अ
अ फेलियर, आई एम नॉट गुड इनफ। अब आपका सर्कल भी आपके सामने है और ये वाक्य भी आपके सामने है। सच्चाई क्या है? एक उदाहरण लेते हैं जिससे हमें ये स्पष्टता और अच्छे से मिल जाएगी। उदाहरण नाकामयाबी का लेते हैं क्योंकि हमें इससे कुछ सीख लेनी है जो हम अपने अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकें। चलिए मान लेते हैं एक लड़का है जो कक्षा 10वीं में है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी है, कहीं मोबाइल में ज़्यादा टाइम चला जाता है, टीवी में चला जाता है, दोस्तों के साथ बहुत टाइम बिता देता है। अंदर से उसको एक जगह पता है कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे आगे बहुत कुछ करना है, लेकिन अपने डिस्ट्रैक्शंस को उतनी अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाया। 10वीं की एग्ज़ाम दी और बाद में रिजल्ट्स जब आए तब पता चला कि वो एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गया है। ये रिजल्ट जब आए तो पहले तो मन में बहुत सारे विचार आए। उनमें से कुछ विचार ऐसे ही थे कि मैं ही क्यों फेल हुआ, मेरे ही साथ ऐसा हुआ, ये हो ही नहीं सकता है, पास हो जाऊं इतना तो पढ़ाई मैंने की ही थी, अब क्या बताऊंगा सबको, माँ बाप क्या करेंगे, और मेरे दोस्त वो सब तो आगे निकल जाएंगे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए था, मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, अब मुझे सारी दुनिया फेलियर करके देखेगी, मेरा करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसे कई सारे विचार उसके मन में आते हैं। जैसे जैसे विचार आने लगते हैं, विचारों के साथ भावनाएं भी बदलने लगती है। उसको हताश लगता है, निराश लगता है, हेल्पलेस लगता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है खुद पे या औरों पे, कभी कभी डर लगता है आगे क्या होगा। अब ये सारा अंदर चल रहा है और जैसे जैसे ये अंदर चल रहा है उसको पता चलता है कि उसके दोस्त हैं वो तो आगे निकल गए हैं, घर में जब रिजल्ट पता है घर वाले भी बोलते हैं कि हम तो तुझे पहले से बोल रहे थे ज़्यादा पढ़ाई कर, ज़्यादा फोकस कर। अब इन विचारों में रहने के बाद ये लड़के को और लगने लगता है कि मैं नाकामयाब हूँ, आई एम अ फेलियर। खुद से रिलेट करते हैं इस बात को। आज तक हमारे जीवन में कोई भी क्षेत्र में जब हमें नाकामयाबी मिली है, शायद हमने भी इसी तरीके से विचार किया है और खुद को पूरी तरीके से नाकामयाब बोला है, वो लेबल लगाया है। उस वक्त वो बच्चे को ये लगना, उस विद्यार्थी को ये लगना बहुत ही सहज है, लेकिन अब जब हमने ये सर्कल बनाया है जिसमें हमने देखा कि मुझे परिभाषित करना किसी एक चीज का कर्तव्य नहीं हो सकता है, तो क्या हम सच्चाई को एक बार और देख लें, थोड़ा परख लें। अगर हमने इस विद्यार्थी का पूरा जीवन देखा तो क्या हमें कुछ अलग मिल सकता है? जब मैं किसी भी मुश्किल दौर से गुजरती हूँ तब मुझे लगना बहुत स्वाभाविक है कि मैं नाकामयाब हूँ, आई एम अ फेलियर। लेकिन थोड़ी अगर स्पष्टता यहाँ लाए तो हमारे आगे का सफर पूरी तरह अलग हो सकता है। जैसे आपने अपना सर्कल बनाया है, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग उसके ही साथ में इस विद्यार्थी का सर्कल बनाएं। कोई भी जनरल विद्यार्थी है जो 10वीं में है, हमारी तरह ही सोचता है, पसंद नापसंद है, रिश्ते नाते हैं, उसके भी कुछ ख्वाब हैं, उसको भी मज़े करने हैं, सब उसी तरीके से है। अब इस बात को लेते हैं जो एक सच्चाई है कि 10वीं के रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में वो नाकामयाब हो गया है, एक सब्जेक्ट में उसे इस अटेम्प्ट में फेलियर आ गया है। सोच के बताइए, इस विद्यार्थी के सर्कल में हम वो फेलियर
कहाँ रखेंगे? पूरे के पूरे सर्कल को फेलियर करके लेबल कर दे? क्या ये सही होगा? वुड इट बी रैशनल? वुड इट बी लॉजिकल? नहीं। तो फिर कौन से हिस्से में रखेंगे? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इस फेलियर को हम शिक्षा वाले हिस्से में रखेंगे, एजुकेशन के हिस्से में रखेंगे। बात तो सही है, इट इज एन एकेडमिक फेलियर, सो लेट अस कीप इट इन द एरिया ऑफ एकेडमिक्स। लेकिन मुझे बताइए, क्या पूरा का पूरा एकेडमिक्स का हिस्सा, शिक्षा का हिस्सा काला कर दे? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि अगर इस विद्यार्थी ने कक्षा पहली से लेकर 10वीं, उसके आगे भी 12वीं, उसके आगे ग्रेजुएशन, और कल को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, तो उसका पूरा शिक्षा वाला हिस्सा देखकर 10वीं के एक परीक्षा में एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण होना, अब हम उसे कितना सीमित कर सकते हैं? हो सकता है 10%। तो अब बहुत ही रियलिस्टिकली शिक्षा वाले हिस्से में हम कुछ एरिया को मार्क कर देंगे जो इस फेलियर को डिनोट करता है। सबने कर लिया? आगे चलते हैं। और कौन सी चीजें हैं और कौन से हिस्से हैं इसके लाइफ के जो इस अनुत्तीर्णता के साथ अफेक्ट हुए हैं, जिस पर इसका इम्पैक्ट आया है? अपना अपना सर्कल देखिए और बताइए। कुछ लोग कहेंगे रिलेशनशिप्स। हाँ, कुछ मेरे कर्तव्य होते हैं मेरी माता पिता की ओर कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, अच्छी स्कूल में मेरा दाखला किया, मेरा खाने पीने का ख्याल रखते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, पसंद नापसंद वो देखते हैं, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे ये लग सकता है कि उनकी जो इच्छाएं हैं मेरी तरफ से वो मैं भी पूरी करूं। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव आ चुका है। लेकिन क्या मैं अपना पूरा रिलेशनशिप का हिस्सा काला कर दूं? फिर वही बात, अगर मेरा 70 साल का जीवन है और उसमें मेरे 10 रिश्तेदार है या 50 दोस्त है, कितना हिस्सा है जो इम्पैक्ट हुआ है और वो जिंदगी भर के लिए इम्पैक्ट हुआ है, या तब तक इम्पैक्ट हुआ है जब तक मैं खुद में बदलाव नहीं लाती हूं और इस पड़ाव को पार नहीं करती हूं। अपने अपने हिसाब से सोचिए और आपको जितना परसेंट लगे उतना रिश्तों के हिस्सों में मार्क कर लीजिए। और किन किन चीजों में फर्क पड़ा? भावनाओं में फर्क पड़ा जी। अगर पास हो जाती तो शायद मेरी भावनाएं बहुत अलग होती और एक सब्जेक्ट के फेलियर से मुझ में अलग भावनाएं आई होंगी। पूरे जीवन की भावनाओं का हिस्सा काट दे या अभी के लिए इस सिचुएशन से रिलेटेड मैं अपने आप को कुछ मार्किंग दूं? कर लेते हैं। अब आप ही सोचिए, आगे 2 मिनट में आप उन सब हिस्सों में उतना मार्क करिए जितना सच है और जितना रेलेवेंट है इस विद्यार्थी के आज के स्थिति के लिए। अगर आप सबका मार्किंग हो गया हो तो अभी आगे चलते हैं और एक बहुत ही अच्छी बात हम नए सिरे से सीखते हैं। अगर आपने सबने अपनी अपनी मार्किंग देखी तो बताइए कि पूरे सर्कल में से कितने प्रतिशत हिस्सा है जिसे हमने अलग रंग से मार्क किया है। कुछ लोग बोलेंगे 5% है, कुछ बोलेंगे 10% है, लेकिन आप में से कोई भी नहीं होगा जो बोलेगा 100% मैं खराब हूं या 100% मेरा जीवन खराब हो गया है। बात समझ में आ रही है? जब हमने खुद को एक तीसरे नजरिए से देखा तो हमें पता चला कि सच्चाई है, कठिन है, उसे फेस करने के लिए
हमें बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद में बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि मेरे सर्कल की कोई एक चीज़ मुझे पूरी तरह परिभाषित नहीं करती है। क्या फर्क पड़ेगा अगर ये विद्यार्थी कहता है आई एम अ फेलियर, मैं नाकामयाब हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई। एंड इन कंपैरिजन अपना अब की बार बनाया हुआ सर्कल देख के यही विद्यार्थी कहता है हाँ, मेरे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से में अभी एक बड़ी रुकावट आई है, लेकिन आज भी मेरे पास मेरी बुद्धि, मेरा इंटेलिजेंस है, मुझ में कुछ सकारात्मक भावना है, जैसे करेज, मोटिवेशन, होप, जिनका प्रयोग करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आज भी लोग हैं जो मुझ पे विश्वास रखते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आज भी मेरे पास अपने गोल्स हैं, मेरा लक्ष्य है। आज मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो इस अनुत्तीर्णता की वजह से नहीं बदली है, और उन सब का प्रयोग करके ये जो रुकावट आज मेरे जीवन के इस हिस्से में आई है, मैं उसे पार कर सकता हूँ। बताइए कितना फर्क है जब एक हिस्सा मेरे पूरे जीवन को डिस्क्राइब करता है, मेरी सारी सोच, नज़रिया बदल जाता है और मेरा आगे का पूरा सफ़र, पूरा मार्ग अलग हो सकता है। और अगर खुद के बारे में मुझे जागरूकता हो, मुझे पता हो मैं कौन हूँ, तो एक हिस्सा कभी भी मेरे पूरे जीवन को परिभाषित नहीं करेगा। और चाहे कितना भी बड़ा सेटबैक या ऑब्स्टिकल क्यों ना आए, मैं उसमें से जो सीख हो वो लेकर फिर खड़ी भी रह सकती हूँ और आगे भी बढ़ सकती हूँ। उसी तरह कभी मेरे जीवन में मुझे अच्छा सक्सेस मिल जाए, मैं खुद को उसी तरह देख सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं कितनी ग्रेट हूँ, मैं यही कहूँगी कि हाँ, इस हिस्से में आज मैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे आगे भी वो करना है, और बाकी हिस्से जिनमें उतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं है उनको और अच्छाई की तरफ बढ़ाना है। ये दृष्टिकोण जितना बचपन से या जितनी कम उम्र से हम खुद में डेवलप करें, उतना ही आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स से हमारा डील करने का तरीका ज़्यादा बेटर हो सकता है, ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। सो ये एक तरीका हमने देखा कि अगर मैं स्वयं को अच्छी तरीके से पहचानूं, राह में आई हुई कोई भी रुकावट हो या चाहे कोई अनुभव हो, अच्छा बुरा, कोई नई व्यक्ति हो, मैं सबके साथ एक बैलेंस्ड पद्धति से पेश आ सकती हूँ, जो कि मेरा सफलता की सफ़र में एक बहुत बड़ा प्रयास है। सत्र को आगे ले जाते हुए अब हम देखते हैं, एक होता है खुद के बारे में सच्चाई जानना और दूसरा होता है स्वयं की अनुभूति अर्थात परसेप्शन। क्या फर्क है इन दो शब्दों में, सच्चाई और अनुभूति? सच्चाई हमने जैसे देखा, अभी जो हमने सर्कल बनाया उसमें जो खुद के बारे हमने चीजें लिखी, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक, रिश्तों के बारे में, गुणों के बारे में, वो हमने उस बेसिस पे लिखी जो हम रोज करते हैं, सोचते हैं। लेकिन अनुभूति का मतलब क्या है? कभी कभी जो सच्चाई होती है हम उसे उसी तरह देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि सच्चाई कुछ और होती है और हम उसे एक अलग फिल्टर से देखते हैं, जिसकी वजह से सच्चाई का रूप हमें कुछ और नजर आता है। जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, पहली नजर में आपको क्या लग रहा है, बतख है या खरगोश? कुछ लोगों को बतख दिखा होगा, कुछ लोगों को खरगोश। इसमें हमें ये जानकारी मिल रही है
कि हमारा जो ब्रेन मस्तिष्क होता है वो अलग अलग प्रोसेसिंग करता है एक ही चीज की। उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हमारे अनुभव, हमारी शिक्षा, हमारे बचपन के कुछ अनुभव, कुछ लर्निंग्स। अब ये जिस तरीके से हमारे ब्रेन में आगे बढ़ते हैं, हमारा उसका एनालिसिस होता है, उसी हिसाब से हमारी चीजों को देखने की दृष्टि भी अलग हो सकती है और हमारी अनुभूति भी अलग हो सकती है। ये तत्व अगर हम खुद को लगाएं तो मैं कौन हूं सच में, और मैं खुद को कैसे देखती हूं, कभी कभी ये एकजुट हो सकते हैं और कभी कभी ये काफी भिन्न हो सकते हैं। हमने देखा है कि कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनमें अच्छी गुणवत्ता होती है, लेकिन खुद के बारे में उनकी जो अनुभूति, परसेप्शन होता है, वो सकारात्मक नहीं होता है। हमेशा दूसरों के कंपैरिजन में वो खुद में खामियां ही ज्यादा देखते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये विद्यार्थी जब वाइवा या इंटरव्यू देने जाते हैं, अंदर से नॉलेज की कमी नहीं होती है, लेकिन बिकॉज उनकी आत्म छवि सकारात्मक नहीं होती है, कॉन्फिडेंस लेवल्स उनके कम होते हैं, और जो बातें उनको पता होती है, जो उनको सब सही मायनों में पता होती है, वो बातें भी वो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं। हमने इसका दूसरा अंग भी देखा है कि कभी कभी किसी बंदे में कोई एक टैलेंट, क्षमता कम होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा सा होता है। अब ये बंदा उसके कॉन्फिडेंस के बाद ऐसे जताता है जैसे उसे सब पता है और उसे सब आता है। ये फर्क क्यों? सच्चाई तो एक है। ये फर्क इसीलिए होता है कि दोनों को खुद की ओर देखने का उनका जो नजरिया होता है वो अलग अलग होता है। कभी वो सकारात्मक होता है, कभी नकारात्मक होता है, और कभी जरूरत से ज्यादा सकारात्मक होता है, जो रियलिटी से थोड़ा परे होता है, जो हमें ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो है उसी को हम सच्चाई की अगर एंगल से देखें, वैसे ही खुद को परसीव करें, वैसी ही हमारी अनुभूति हो, तो हमारे सारे बिहेवियर्स में, वर्तनों में वो दिखेगा। कभी अगर हमारी अनुभूति नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो वो हमारे डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू झलकेगा, और कभी वो जरूरत से ज्यादा ही पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी जा सकते हैं। आत्म छवि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कई बार आदमी का जो बर्ताव होता है वो इस पे डिपेंड ही नहीं करता कि उसमें कितने कौशल्य है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस नजरिए से देखता है। जब हम आत्म छवि की बात करते हैं तो उसके 3 पहलू होते हैं: मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। मानसिक हमने अभी देखा, शारीरिक तो हम समाज में हर रोज उठकर देखते हैं। भारत देश में कल्चरली कई सारी चीजें ऐसी है जिनको अच्छा या बुरा माना गया है। सुंदरता की व्याख्या को ही ले लीजिए, हम में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि गोरा रंग ये सुंदरता के लिए बहुत जरूरी तत्व है। अब कुछ लोग जिनका रंग सांवला है, बचपन से ही ये सुनते आए हैं, शायद बड़ों से, बुजुर्गों से, औरों से, ये तो काली है, ये तो काला है। अब देखिए, अंदर से ये व्यक्ति कितनी भी होशियार क्यों न हो, इसमें कितनी भी गुणवत्ता क्यों न हो, इसका खुद को देखने का नजरिया यहाँ दूषित हो जाता है। उसको लगता है काली मतलब खराब, औरों से कम। और जब खुद के बारे में ये नकारात्मक विचार जुड़ते जाते हैं और दिन ब दिन वो बढ़ते जाते हैं, ये व्यक्ति अपने आप को औरों से कम मानने लगती है। औरों से छोड़ो, जो खुद वो है उससे भी कई ज्यादा नीचे ये अपने आप को देखने लगती है।
एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो हमारा खुद को देखने का नजरिया होगा, दुनिया हमें उसी नजरिए से देखती है। अगर मैं कॉन्फिडेंस से भरपूर हूँ, सामने वाला मुझे उसी नजरिए से देखेगा। अगर मैं ही खुद को छोटा कम समझती हूँ, सामने वाले का नजरिया भी वैसे ही होने की संभावना ज्यादा होती है। तो मेरा मानसिक स्वास्थ्य बहुत यहाँ पे जरूरी हो जाता है जब मैं अपनी आत्म छवि को देखती हूँ, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में या सामाजिक रूप में। ये बात और अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और स्पष्टता लाने के लिए अब हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे जिसका नाम है सेल्फी। फिल्म गौर से देखिए और उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जंजीर लिखो, जंजीर लिखो ना। जंजीर। थैंक यू। क्या लगा? क्या पता अभी मिक्सर इस्त्री है कुछ हेलो। भी है। हेलो 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 हेलो। ए, ठीक से खड़ा नहीं रह सकता है। मोबाइल रख रहा था। मोबाइल रख रहा है। ठीक है। अरे ठिकाना साहब, इसमें गांधी जी नहीं है। ये लो। थैंक यू साहब। भैया बांद्रा चलोगे? हाँ, नहीं। हाय हाय। गुड मॉर्निंग। यस। या एस। एक्सक्यूज मी, घाट को ऊपर उतरने वाले आप? नहीं। साइड प्लीज, मैं उतरने वाला हूँ। व्हाट अ रश। भैया बांद्रा चलोगे?
क्या रे ठीक से खड़ा नहीं रह सकता? अरे भाई साहब चुप बैठ। क्या हुआ? वो भाई साहब थोड़ा हाँ, चोर बोले बुरा लगा होगा ना। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, ये भाई साहब मुझे घाटकोपर से जानते हैं और मैं अपने आप को 21 साल से। तो दोस्तों, छोटी सी फिल्म है लेकिन हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ा के जाती है। हमने देखा कि शुरुआत में ये जो यहाँ हीरो दिखाया है वो खुद को किस तरीके से देखता है। वो खुद क्या है ये हमें नहीं पता, शायद उसे भी नहीं पता, बट उसका खुद को देखने का नजरिया कैसा है, उसकी सेल्फ इमेज कैसी है। और हमने देखा कि कुछ चीजें बाहरूनी होती है कि कोई लड़की उसे टैक्सी ड्राइवर समझ लेती है, कोई उसे चोर समझ लेता है, पॉकेट मार समझ लेता है, और लोगों के समझने की वजह से ये कैसे खुद को थोड़ा थोड़ा करके नीचे खींचता है। हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो खुद को जानते हैं। फिर ये क्यों इतनी सहज हो जाता है कि हम लोगों की कही हुई बात सच मान लेते हैं और खुद को वैसे ही देखने लगते हैं जैसे दुनिया हमें देखती है। मूवी का एंड बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पे अपने इस बंदे को नई सीख मिलती है। किसी और व्यक्ति को वो उसी तरह की सिचुएशन में पाता है और वो देखता है कि वो दूसरी व्यक्ति उसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रही है। और अगर आपने गौर किया होगा, आखिरी का जो वाक्य है जो हमें हिला देता है वो है जब वो दूसरा इंसान कहता है कि ये साहब तो मुझे घाटकोपर से जानते हैं, लेकिन मैं खुद को 21 साल से। तो अगर मैं भी खुद को 21 साल से जानती हूँ, मुझे पता है कि मेरे गुण क्या है, मेरी क्षमताएं क्या है, कौन सी चीज़ें मुझ में अच्छी है, तो किसी ने आकर मुझे स्टूपिड कह दिया या मूर्ख कह दिया तो मुझ में खुद पर डाउट क्यों आने लगता है? क्या मैं खुद को ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ, आज का जो मेरा वर्तन था उस पर से उस व्यक्ति की ये अनुभूति हुई, उसका ये परसेप्शन हुआ कि शायद मुझे कुछ चीज़ में उतनी दिलचस्पी नहीं है या वो चीज़ में मेरी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। Can I see things as they are rather than seeing according to the way the world puts in? पर्सनल लाइफ में से एक कहानी आपको सुनाऊंगी। मेरी बहन और मैं जब स्कूल जाते थे तो मेरी बहन को सब मोटी चिढ़ाते थे कि उसका वजन औरों से कुछ ज़्यादा था और सब उसको मोटी बुलाते थे। अब दो चीज़ें हैं, एक था तो उसका वजन सच में औरों से ज़्यादा था, और दूसरा था वो अपने व्यक्तित्व में मोटापे के अलावा और कुछ देख ही नहीं पाई। खुद को उसने मोटा इस शब्द में कैद कर लिया। किसी ने उसको मोटे के साथ ये भी बोला कि तू स्लो है। मैं जानती थी, वो खुद जानती थी, शिक्षक जानते थे कि वो स्लो नहीं है, लेकिन वो मानने लगी। जैसे मोटा ये लेबल उसने अपने आप को चिपका दिया,
वैसे ही स्लो ये लेबल उसने आपको चिपका लिया और खुद को वो उसी नजरिए से देखने लगी। बहुत कमजोर महसूस करने लगी, खुद को औरों से कम महसूस करने लगी। स्कूल जाने में उसकी रुचि कम हो गई। फिर एक दिन माँ ने हम दोनों को बिठाया और उससे एक बात पूछी। ठीक है, वजन ज्यादा है ये एक चीज है, क्या तू सच में मानती है कि तू स्लो है? वो सोचने लगी। काफी सोचने के बाद उसे ध्यान में आया कि नहीं, मैं स्लो नहीं हूं। मैं सारी चीजें फुर्ती से कर पाती हूँ। जो स्कूल की पढ़ाई वाली चीजें हैं वो मैं अच्छी तरह कर पाती हूँ। बाकी सारी चीजें मेरी अच्छी चल रही है, सिवाय एक चीज जो है मेरा वजन। तो फिर एक चीज की वजह से मैं खुद को कुछ और देखने लगूं, ये बात कितनी सही है। मेरी माँ ने उसे एक बात कही कि अगर मैं आज से तुझे पाइनएप्पल बुलाने लगूं तो तुझे कैसा लगेगा? वो बोलेगी मुझे कुछ नहीं लगेगा। माँ बोली कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुझे बोलूंगी ए पाइनएप्पल, यहाँ पाइनएप्पल, चल खाना खा ले, फर्क नहीं लगेगा। मेरी बहन को थोड़ा अजीब लगा। वो बोली नहीं, क्यों लगेगा? माँ ने पूछा तू बता क्यों नहीं लगेगा? उस पर मेरी बहन ने फट से जवाब दिया क्योंकि मुझे पता है मैं पाइनएप्पल नहीं हूं। तो चाहे तू मुझे पाइनएप्पल बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर से मैं जानती हूं मैं वो नहीं हूं। तब मेरी माँ ने हमें सीख दी, लोग हमें उनके उनके परसेप्शंस के हिसाब से लेबल्स देंगे। हमारे हाथ में है कि वो लेबल को अपना लेना और खुद को उसी तरीके से देखना, या वो लेबल को एक सिग्नल करके लेना कि हाँ शायद मुझ में कोई बात है जिसमें बदलाव लाने की जरूरत है। वो बदलाव की तरफ प्रयास करना और लेबल को दूर रखना। बात छोटी सी है, बट हमारे खुशी में, हमारे कॉन्फिडेंस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ला सकती है। सेल्फी मूवी जो हमने अभी देखी, उसमें भी हमने यही जाना, खुद को, चाहे वो शारीरिक छवि हो चाहे वो मानसिक छवि हो, हमने यही बात देखी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड परसेप्शन। हम इस बारे में जितने जागरूक रहे, जितने सतर्क रहे, उतने ही हम खुद को उतना वैल्यू दे सकेंगे, उतना महत्व दे सकेंगे जो हम डिजर्व करते हैं, जिसके हम पात्र हैं, जिसके हम लायक हैं, और उसी से हमारा आगे का सफर तय होगा कि वो कितना सकारात्मक है, कितना हेल्दी है। आगे बढ़ते हुए स्क्रीन पर जो प्रश्न है वो आप सब पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। फिल्म का हीरो खुद में क्या कमियां देख रहा था? अगला सवाल आपके सामने है, क्या फर्क होता अगर इस बंदे की सेल्फ इमेज, आत्म छवि सकारात्मक होती? तो क्या वो लोगों के इन्हीं बिहेवियर्स को किसी और रंग में देख पाता, जैसे कि हमने देखा कि शॉर्ट फिल्म के आखिरी में दूसरे लड़के ने किया? तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको सबसे ज्यादा और सही मायने में कौन जानता है? अगर आप सब लोगों का जवाब पहले नंबर वाला है कि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा जानती हूं, तो ये बात हमें हर रोज खुद को नए सिरे से बताना बहुत जरूरी है। दुनिया मुझे देखेगी उसके हिसाब से, उसके अनुभूति के हिसाब से। मेरे पास ये चॉइस है कि उनकी अनुभूति को मैं जैसे के तैसा सच मान लूं, या कुछ पल रुकूं और मैं अपने आप को खुद को बताऊं कि ये जो कह रहा है ये उसकी अनुभूति है
और ये जो है ये मेरा स्वयं है। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं आत्म छवि के विविध अंग। मैं आप सब लोगों से कहूंगी कि जो लिखे हैं वो पढ़िए, 2 मिनट खुद को दीजिए और इसमें आप खुद जो सोच सकते हैं वो अंग भी सोचिए और इस लिस्ट में ऐड करिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आत्म छवि जटिल है क्योंकि। अगर आप सबने उत्तर दे दिया हो तो नतीजा हमारे सामने है। 2 मिनट यहां रुकते हैं और मैं चाहूंगी आप सब लोग आपस में ये चर्चा करें कि अब तक के हमने जो भी चीजें देखी, जिन चीजों पे गौर किया, उसके बाद आपने कौन सी चीजें नोटिस की कि आप अपने आत्म छवि में नकारात्मक रूप से देख रहे थे और उन चीजों को सकारात्मक रूप में देखने के लिए आप आज से खुद में क्या बदलाव करना चाहेंगे। आत्म छवि ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा कठिन है, जटिल है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच हर रोज बदलती है। हाँ, कुछ मूल तत्व होते हैं जो पक्के होते हैं, लेकिन जैसे हम समाज में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन के क्षेत्र में, कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग रिश्तों को तो रोज नई तरीके से देख रहे हैं, जितने एक्सपोजर्स हमें होते हैं उतना आत्म छवि बदलने की संभावना होती है। जितना मैं अपने आप को कमजोर मानती हूं उतना ही मेरी आत्म छवि नेगेटिव होने की संभावना बढ़ती जाती है। आत्म छवि जटिल होने के कुछ और कारण भी हैं, जैसे हमारे क्षेत्र बदलते हैं, हमारे रिश्ते बदलते हैं और कहीं भी अगर हमें सेटबैक या फेलियर आ जाता है तो हम वो सब खुद की छवि को लगा लेते हैं, खुद को लगा लेते हैं और खुद को और नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। इन विधानों में कौन से विधान स्वस्थ आत्म छवि दर्शाते हैं और क्यों? मैं चाहूंगी आप इस पर 2 मिनट दें और ये भी साथ में चर्चा करें कि आपके हिसाब से कौन लोग हैं जिनको आपने देखा है, जानते हैं, जो स्वस्थ आत्म छवि रखते हैं। आत्म छवि विषय जटिल होने के बावजूद हमने ये प्रयास किया है कि उसे सिंपल शब्दों में हम देखें, समझें और खुद के जीवन में उसका प्रयोग करें। आगे बढ़ते हुए एक और एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम है द व्हील ऑफ लाइफ। चित्र में जैसे आप देख रहे हैं एक सर्कल बना हुआ है जिसमें आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से दिखाए गए हैं। यहाँ कुछ जनरल हिस्से दिखाए गए हैं। मैं आपको कुछ मिनटों का समय देती हूँ, आप देखिए इनको और अपने अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें या तो ऐड करिए या इसमें चेंजेस करिए। अगर आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र आपने तय कर लिए हो तो अब जैसे आपको दिख रहा है सर्कल में 0 से लेकर 10 तक इनके लेवल्स है। अब हर क्षेत्र में आपको मार्क करना है कि आज की तारीख में आप खुद को कहाँ पाते हैं। जहाँ 0 मतलब हमारी अपेक्षाओं से काफी कम है और 10 मतलब उस क्षेत्र में मैं जितना अच्छा कर सकती हूं उसकी अपर लिमिट। डेमो के लिए आपको स्लाइड पे दिखाया गया है कि कुछ क्षेत्र होंगे जिसमें
आप अपने आप को ऊंचे नंबर पर रखेंगे और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिनमें आप खुद को कम नंबर पे रखेंगे। आपने अपने जीवन के 6, 8, 10, 12 जितने भी क्षेत्र बनाए हो और अगर आपका नंबरिंग पूरा हो गया हो तो अब ये नंबर्स को एक साथ मिलाइए और जैसे कि चित्र में दिखाया गया है आप सर्कल के अंदर अपना एक पैटर्न बनाइए जो इन पॉइंट्स को जोड़ के मिलता है। आपके ध्यान में आया होगा कि ये अंदर का जो फिगर है वो बाहर की सर्कल की तरह स्मूथ नहीं है। इसको आगे ले जाते हैं और थोड़ा। अब मैं चाहूंगी कि आप अपने ध्येय इसमें ऐड करें कि हर क्षेत्र में आप खुद को कहाँ देखना पसंद करोगे। मान लीजिए 6 महीने बाद अब हर क्षेत्र का वो नंबर मार्क करिए जहां पे आप खुद को देखना चाहेंगे। अर्थात आपके जहां झुकाव है, इंक्लिनेशन है, जो इंटरेस्ट की चीजें हैं वहां नंबर ज्यादा होगा, कुछ हिस्सों में कम। एक बार आपने ये बाहरी फिगर बना दी, अब मैं चाहूंगी कि आप सब इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करें। आज की जो स्थिति है जो हमें अंदर वाली फिगर बताती है और हमारी लक्ष्य जो है, हमारा ध्येय जो है कि हम अपने आप को कैसे बनना चाहेंगे, कैसे देखना चाहेंगे, वो बाहर की फिगर है। अगले कुछ मिनट लीजिए और हर एक जन अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए हर एक क्षेत्र के लिए आप आज से कौन सा एक बदलाव अपनी लाइफ में लाएंगे जिससे आपको पहले के नंबर से, अंदरूनी फिगर से बाहरूनी फिगर तक जाने में मदद होगी। वो सफर आपका आज से शुरू होगा। मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग हमसे इस बारे में शेयरिंग करें ताकि ये स्पष्टता पूरे वर्ग में आए। और इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें ये आत्म जागरूकता रोज अपने साथ रखनी है। हमारी आत्म छवि हमें सकारात्मक रखनी है। अगर हम ये बार बार करते रहें तो हम में क्षमता सारी है कि हम कोई भी रुकावटों का सामना हंसकर कर पाए और खुद में जो सकारात्मक चीजें हैं उनको उसी तरह आगे बढ़ाते रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यक्ति की पहचान में सबसे महत्वपूर्ण पहचान है, थोड़ा जटिल प्रश्न है। कुछ लोगों ने किसी एक चीज को पहला नंबर दिया होगा और कुछ लोग बोलेंगे कि सारी ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। ये हमारी बहुत व्यक्तिगत सोच है, लेकिन बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भले ही एक चीज़ हो, सारी ही चीज़ें आती हैं जो अल्टीमेटली हमें एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का दर्जा देती है। पहचान की बात करें तो हम कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। हमारी व्यक्तिगत पहचान, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हमारी शारीरिक पहचान, फिजिकल आइडेंटिटी, हमारी संबंध परक पहचान, रिलेशनल आइडेंटिटी, हमारी सामूहिक पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी, हमारी सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी और हमारी जेंडर आधारित भूमिका अर्थात जेंडर रोल या जेंडर आइडेंटिटी। इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अपनी अपनी नोटबुक्स में अब हमें लिखना है हमारी खुद की पहचान के बारे में। उनमें से कुछ चीजें हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे इंडिविजुअल आइडेंटिटी, रिलेशनल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी और कुछ बातें। तो पहली एक्टिविटी की ओर चलते हैं, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अर्थात व्यक्तिगत पहचान। इसमें आप सबने लिखना है, पहला पैरामीटर होगा आपके लाइक्स डिसलाइक्स।
आपके पसंद और वो चीज़ें जो आपको नापसंद है, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी हॉबीज, आपके ध्येय, आपका खुद का बॉडी कंफर्ट, अर्थात आप कितने कंफर्टेबल या सहज है आपके शारीरिक पहराव से, यूनिकनेस अर्थात आपकी खासियत, और आप में छुपी हुई कुछ टैलेंट्स जो शायद अब तक किसी के सामने नहीं आए हैं, बट आप जानते हैं कि आप में वो सारी क्षमताएं हैं। मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग इन सब के बारे में शेयरिंग करें। इसके दो फायदे हैं। ग्रुप में जब हम बात करते हैं, हमें सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, और दूसरा, कभी कभी ये होता है कि हमें खुद को उठ के रोज़ बताना पड़ता है कि तुझ में अच्छा क्या है, क्योंकि हर रोज़ की ज़िंदगी में भागते भागते काफ़ी बार हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं और हम क्या चाहते हैं। आगे चलते हैं। रिलेशनल आइडेंटिटी अर्थात संबंध परक आइडेंटिटी। इसमें हम इन मुद्दों पर लिखेंगे: आपके माता पिता तथा आपके उनके बारे में विचार और उनके आपके बारे में विचार, दोस्त, आपके जीवन में उनका महत्व, आपकी उनके बारे में होने वाली सोच तथा उनकी आपके बारे में सोच। तीसरा, आपके भाई बहन, उनसे आपके संबंध और एक दूसरे के बारे में आपके विचार। चौथा, आपके कुछ और रिलेटिव्स, कुछ और संबंध जिसे हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, उनका सपोर्ट, उनका प्रेशर, ऐसे सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है आपके गुरु। विद्यार्थी दशा में ये रिलेशनशिप भी बहुत मायने रखता है। पहली से लेकर 10वीं 12वीं, उसके बाद भी ग्रेजुएशन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में। आपके गुरु के प्रति आपकी भावनाएं और आपके गुरु से मिली हुई जो सीख है उसके बारे में आपके विचार, सब बातें लिखकर हो चुकी हैं। अब आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर एक रिलेशनशिप में जो हमने अभी ऊपर देखे, मुझ में ऐसा कौन सा योगदान दिया है जिसकी वजह से विकास के मार्ग पर मैं आज वहां पहुंच पाई हूं जहां मैं हूं। मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं वो शेयर करें, ताकि हर एक को अपने अपने डिफरेंसेस भी पता चले और अलग अलग पहलू भी पता चले। आगे चलते हुए हम देखेंगे, बात करेंगे कलेक्टिव आइडेंटिटी की। इसमें आप ये डिटेल्स लिख सकते हैं: कौन से शहर में आपका जन्म हुआ, फिलहाल आप कौन से शहर में स्थित है, आपकी मातृभाषा क्या है, आपके रोल मॉडल्स कौन हैं, खाने में आपकी पसंदीदा डिश क्या है, आपके कल्चर की कोई ऐसी खास बात जो और कल्चर्स में नहीं देखी गई है। मैं चाहूंगी कि आप अपने उत्तर पूरी टीम के साथ शेयर करें, ताकि हमें एक दूसरे में कुछ सिमिलैरिटीज भी मिले और कुछ भिन्नताएं भी मिले। डिस्कशन के बाद आपको पता चला होगा कि जैसे कुछ चीजें हैं जो हम सब में सिमिलर है इंसानियत के तौर पर, वैसे ही कुछ चीजें हैं जो काफी भिन्न हैं। हमारे तौर तरीके, हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हमारे बोलने चलने का ढंग, हमारे प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स इत्यादि। एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी और यह चाहूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा विचार करें और उसके बाद अपना जवाब लिखें।
क्वेश्चन गौर से सुनिए। हाउ मच शुड अ पर्सन्स कास्ट, फाइनेंशियल स्टेटस और मदर टंग डिफाइन दैट इंडिविजुअल। अर्थात किसी व्यक्ति की मातृभाषा, उसकी आर्थिक परिस्थिति या उसकी जाति या धर्म कितने महत्वपूर्ण पॉइंटर्स है उस व्यक्ति का मूल्य मापन करने के लिए। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हमारी जेंडर आइडेंटिटी की, अर्थात हमारी लैंगिकता परक पहचान। कुछ प्रश्न देखेंगे जिनकी उत्तर आप थोड़ा विचार करके लिखेंगे। पहला प्रश्न है, रोज के जीवन में मेरे कितने बर्ताव ऐसे हैं जो मेरे व्यक्ति होने से परे मेरे जेंडर रोल पे आधारित है। लड़का लड़की, इस पे बेस्ड कितने बिहेवियर्स डिसाइड होते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर जेंडर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस हम पर नहीं डाले जाते तो आज कौन से दो वर्तन हैं जो शायद मैं अलग करती, या कुछ ऐसी दो आदतें मेरी हो जो आज अलग होती। तीसरा प्रश्न है, कोई एक ऐसी चीज जो मैं नापसंद करती हूं जिसका मूलभूत आधार है जेंडर बायस या जेंडर डिफरेंशिएशन। अर्थात कुछ चीजें होती है जो लड़कियों ने अगर की तो उसे नॉर्मल कहा जाता है, पर लड़कों के लिए वो असामान्य एबनॉर्मल हो जाती है। कल्चर में हमने कई चीजें देखी है। लड़कियां रोए तो उसे सामान्य माना जाता है, बट लड़कों से हमेशा कहा जाता है लड़की की तरह मत रो। भाई लड़के भी तो इंसान हैं, किसी न किसी बात का दुख होगा, कभी ना कभी अपने जीवन की राह में अकेला महसूस करेंगे, कभी घर परिवार का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा दूर हो जाए, दुख तो उन्हें भी होगा। लेकिन जेंडर बेस्ड रोल कहता है लड़कों ने स्ट्रांग होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। ये एक एग्जाम्पल हुआ। कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है कि लड़कों ने गुस्सा किया तो वो चल जाएगा, लेकिन लड़कियों ने आवाज ऊंची करना नहीं चलेगा। ऐसी भिन्न चीजें हैं जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इन बारे में सोचिए और एक या दो ऐसी चीजें लिखिए जो जेंडर बेस्ड है और आप उन्हें पसंद नहीं करते। उत्तर होने के बाद मैं चाहूंगी कि आप आपस में इन बारे में चर्चा करें और इन सब से हमें क्या जानकारी मिलती है, हमें क्या सीख मिलती है हमारे जेंडर बेस्ड रोल्स के बारे में। देश विदेश में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे जेंडर बेस्ड रोल्स का अलग अलग महत्व है। भारत देश में अगर देखा जाए तो भारत देश की संस्कृति अलग होने के कारण कुछ चीजें हैं जो संस्कृति ने हमें बहुत अच्छी दी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी है जो उस वक्त महत्वपूर्ण थी, अच्छे रिजल्ट्स देती थी, लेकिन आज हमें उनका स्वीकार करने में कभी कभी दिक्कत जाती है। उदाहरणार्थ, पहले एक जमाना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी और उस हिसाब से उनके घर में भी रोल्स होते थे और बाहर भी रोल्स होते थे। आज हम देख रहे हैं कि परिस्थिति बदल रही है। शहरों में ये ज्यादातर देखा जाता है कि घर में जितने लोग हैं सब काम कर रहे हैं, स्त्री या पुरुष ये मैटर नहीं करता है। महत्व क्या रखता है
कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके अपने अपने जीवन मूल्य क्या है, ध्येय क्या है, और वो अपना जीवन, अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखना चाहते हैं। कुछ चीजें जेंडर बेस्ड ऐसी होती है जो हमें लगती है हमें पीछे खींच रही हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये सब बंधन तोड़ के हमें और आगे चलना चाहिए। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन सब के बारे में जागरूक रहे। हमें हमारा कल्चर, हमारा परिवार, हमारा जेंडर बेस्ड रोल और हमारा ध्येय, इन सब के बीच बैलेंस रखना जरूरी है। दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही है। इस बदलाव का हम हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर हम ये सब चीजें अवेयरनेस के साथ, आत्म जागरूकता के साथ करते हैं, तो इस जर्नी में, इस सफर में आगे जाते वक्त ना हम खुद का नुकसान करेंगे, ना औरों की भावनाओं पे ठेस पहुंचाएंगे, और ना हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर हम इन सब के बारे में एक ही दिशा में सोचते गए तो हो सकता है हम अपने सफर में तो बहुत आगे निकल जाए, लेकिन सामाजिक तौर पे, परिवार के तौर पे हम कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करें। सो जेंडर बेस्ड रोल में दो महत्वपूर्ण चीजें ऐसी है कि कुछ चीजें हैं जो जेंडर बेस्ड रोल के साथ आई हैं। हमें यहाँ रुकना चाहिए, उन बातों का आकलन करना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए कि उनमें से कौन सी बातें ऐसी है जो आज मेरे विकास के लिए अच्छा योगदान करती है, उन्हें मैं आगे चल के कंटिन्यू करूंगी, और कुछ चीजें ऐसी है, कौन सी चीजें ऐसी है जो आज वक्त के हिसाब से, मेरे विकास के हिसाब से मुझे बदलनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज के सत्र से आप कुछ ऐसा ले जाएंगे जो आपको आपकी सकारात्मक आत्म छवि बनाने में और मेंटेन करने में मदद होगी। फ्यूचर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।